नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आने वाले समय में राजनीतिक और दूसरी तमाम तरह की सर्वाधिक चुनौतियां अगर किसी एक शख्स और एक पार्टी के समक्ष आने वाली हैं, तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में एक्यूज के तौर पर चार्जशीट में आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद हैं और चूंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, इसलिए उनको दो तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। पार्टी के संयोजक के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी, जो उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए नई आबकारी नीति लाई गई और बाद में जैसे ही उसमें हुए घोटाले और गड़बड़ियों की जांच के लिए एलजी की सिफारिश पर होम मिनिस्टर ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो वैसे ही वो नई नीति इन्होंने वापस लेने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा एविडेंस छिपाने के लिए वो सारे प्रपंच रचे गए, डिवाइसेस को तोड़ा गया, तमाम दूसरे काम किए गए और गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिशें हुई हैं। वो सब अब खुल कर के चीजें सामने आ रही हैं। इन्हीं के संगी साथी और पूरे शराब घोटाले में जो लोग लिप्त रहे थे इनके साथ, उन्हीं में से अब 5 ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं और गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। और राजनीतिक संकट किस तरह का राजनीतिक संकट, आप इस मायने में समझिए कि ये 21 दिन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष कृपा की वजह से जेल से बाहर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था कि चूंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, तो ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनके चलते हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं और जेल से बाहर भेज रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में बंद किसी व्यक्ति को इस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना, अंतरिम जमानत देना, बाहर भेजना, ऐसा डिसीजन पहली बार हुआ है। इसलिए उस डिसीजन पर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करके क्या हासिल किया? क्या दिल्ली में कोई स्थितियां, परिस्थितियां बदल गई? जो 2014 और 2019 में था, वही परिणाम इस बार भी आया। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, सातों की सातों फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, बल्कि उसने हैट्रिक लगाई। 2014, 2019 में भी सातों की सातों जीती, 2024 में भी सातों की सातों जीती। और दिल्ली की ये जो हार है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की, ये इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि इस बार उसने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। पहले 2 चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग लड़े थे और उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक आध सीट को छोड़ कर के सभी 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। तो इस बार अरविंद केजरीवाल को भी और राहुल गांधी को भी ये लगता था कि दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप दिल्ली के चुनाव परिणामों को देखें, तो इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों के साथ-साथ 54% से अधिक वोट शेयर मिला है। यानी इस बार भी 50% से अधिक वोट शेयर मिला है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसको 24% के आसपास वोट मिला है और कांग्रेस को
करीब 19% वोट शेयर मिला है। ये क्या संकेत है? इनसे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आप अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक नज़र ज़रा पंजाब पर भी मार करके आपको बताता हूँ। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल और इनके वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ये लग रहा था कि साहब हम तो 92 विधानसभा सीटें जीत कर बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत है? हम तो एक तरफा जीत दर्ज करेंगे पंजाब में। लेकिन नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि 13 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। केवल 3 सीटें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई। एक शिरोमणि अकाली दल ने जीती और 2 इंडिपेंडेंट जीत गए, खडूर साहब से अमृतपाल और फरीदकोट से सरबजीत। तो ये जो नतीजे हैं दिल्ली से लेकर के पंजाब तक के, ये क्या शो करते हैं? इसके अलावा कुछ महीने पहले दिसंबर 2023 में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 205 कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए थे। सबकी जमानतें जब्त हुई। नोटा से भी 50% कम वोट मिला आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को। ये क्या शो करता है? इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और अब वो अकेले दम पर तो छोड़ दीजिए, अगर गठबंधन में भी किसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े तो भी उनकी वैतरणी पार नहीं हो रही है। ये जो रोड शो किए गए, ये जो जनसभाएं की गई, उसमें जो आपको भीड़ दिखाई देती थी, वो किस तरीके से आई थी? मैंने अपने एक वीडियो में एक टैक्सी ड्राइवर का वक्तव्य प्रदर्शित किया था, प्रसारित किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि साहब इनका रोड शो था। मैं और मेरी पत्नी गए थे उसमें और हमें 5-500 रुपए मिले थे, यानी दोनों पति पत्नी को 1000 रुपए मिले थे। इस तरीके से तो इनको अब भीड़ जुटानी पड़ रही है। ऐसे में आप बहुत सहज तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इनका दिल्ली में भी सोपड़ा साफ हुआ है, पंजाब में भी 13 में से केवल 3 सीटें मिली हैं और कहीं इनको कुछ नहीं मिला है, कुल मिलाकर के 22 सीटों पर ये लड़ रहे थे। एक हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट कांग्रेस ने इनको दी थी और भावनगर और भरूच की गुजरात में सीट दी थी। सभी पर ये चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में जबकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब सिर पर हैं, जनवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिलने के दूर-दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले में जितने लोग अंदर गए हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, उनको जमानतें नहीं मिली हैं। संजय सिंह को भी इसलिए जमानत मिल गई 6 महीने जेल में रहने के बाद, क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और ये कहा कि इनसे जितनी पूछताछ करनी थी, जो भी कार्रवाइयाँ करनी थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर इनको जमानत दे भी दी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में वो बातें नहीं कह सकती ईडी कोर्ट में जो संजय सिंह के मामले में कही, क्योंकि ये दोनों शराब कांड से सीधे जुड़े हुए हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और दोनों ही बहुत प्रभावशाली भूमिका में हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी तक चीफ मिनिस्टर का पद भी नहीं छोड़ा है, इसलिए उनका बाहर आना ज़्यादा खतरनाक है। उस लिहाज से ईडी भी और सीबीआई भी उनको बाहर निकलने देगी, इस बात की संभावना नगण्य है। तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, अरविंद केजरीवाल उस समय अगर जेल में रहेंगे और उनको जमानत नहीं मिली,
हालांकि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं, वैसी किसी अदालत में अगर उनकी फिर से याचिका लग गई और किसी ने मेहरबानी दिखा दी इन पर, तो ये अलग बात होगी। वरना अरविंद केजरीवाल के बिना ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने के पूरे पूरे आसार हैं, संभावनाएं हैं। ऐसे में इनकी पत्नी अगर चुनाव प्रचार करेगी, रोड शो करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या कोई और करेगा, तो उसका कितना असर होगा। और अरविंद केजरीवाल भी 21 दिन के लिए अगर अंतरिम जमानत पर बाहर आए और उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें कि साहब मैंने दिल्ली में भी, पंजाब में भी, दूसरे प्रदेशों में भी जहां-जहां जिन्होंने मुझे बुलाया मैंने वहां जाकर के प्रचार किया, तो उनका कितना असर रहा। और अब उनकी करारी शिकस्त के बाद, नाकामी के बाद, जो ये इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो भी उनको कितनी गंभीरता से लेंगे या कितनी जरूरत महसूस करेंगे, ये भी तो एक यक्ष प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस ने उनके बिना, यानी गठबंधन बिना किए पंजाब में लड़ने का फैसला किया। वो तो 13 में से 7 जीत गई, चंडीगढ़ सीट भी जीत गई। हरियाणा में वो 9 सीटों पर लड़ी थी, उसमें से 5 सीटें जीत गई, एक सीट गुजरात में भी जीत गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या, उसका क्या प्रभाव है? इसलिए कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और झेप मिटाते हुए आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह का ऐलान कर दिया। पंजाब में भी यही हुआ कि जब भी विधानसभा चुनाव होगा अकेले अकेले लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल का पानी उतर चुका है, इनका अब किस्सा खत्म होने वाला है। आम आदमी पार्टी के भीतर जो हड़कंप है, जो बदहवासी है, और चूंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और न केवल बन चुके हैं बल्कि अपना कामकाज भी संभाल चुके हैं, और अब तो संसद का विशेष सत्र भी आहूत कर लिया गया है जो 3 जुलाई तक चलेगा और संभवतः 26 जून को नए स्पीकर का चयन भी होने वाला है। तो ऐसे में इनका जो फ्रस्ट्रेशन है आम आदमी पार्टी का और जो इनसिक्योरिटी है, वो अब चरम सीमा पर पहुंच रही है। दिल्ली के लोगों को किस-किस तरह के वादे और किस-किस तरह के सर्विसेज को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के उन्होंने दावे कर रखे हैं, किस-किस तरह के विज्ञापन ये अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर चलवाते रहे हैं कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया है। उस दिल्ली में ये लोगों को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कोई टैंकर आता है तो बहुत सारी कॉलोनियों में, बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे क्षेत्रों में भगदड़ मच जाती है उस टैंकर के पीछे लोगों की। ऐसे में जबकि ये कटघरे में है, तब इन्होंने एक और डर्टी पॉलिटिक्स शुरू की है। और ये डर्टी पॉलिटिक्स है इनके सोशल मीडिया मंचों पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का। नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी सरकार को फॉर्म करने के लिए जुटे हुए हैं। वो मंत्रिमंडल की बैठक बुला रहे हैं, वो फैसले ले रहे हैं, वो फाइलें निपटा रहे हैं, और ये किस तरह के आरोप उन पर मढ़ रहे हैं, ये इनके सोशल मीडिया मंचों पर इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा तानाशाह मोदी, इस तरह के। और नीचे देखिए क्या लिखा है, दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों करती है बीजेपी। और एक और पोस्टर देखिए इनका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा तानाशाह मोदी, मोदी के इशारे पर हरियाणा सरकार ने रोका दिल्ली का पानी, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल से दिल्ली को मिल रहे अतिरिक्त पानी को छोड़ने का दिया था आदेश, हरियाणा सरकार ने फिर भी नहीं छोड़ा पानी।
एक और पोस्टर देखिए, बीजेपी की हरियाणा सरकार नहीं छोड़ रही दिल्ली का पानी। और नीचे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली का हक मार रही बीजेपी। यानी ये इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि जो संभावित नतीजे हैं, जो राजनीतिक अ, एक संघर्ष होने वाला है दिल्ली में, और जो इनकी जमीन खिसक रही है, उसको बचाने के लिए अब सीधे बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हरियाणा सरकार को टारगेट करने में लग गए हैं। और इन्होंने बाकी को तो छोड़ दीजिए, हरियाणा भवन पर जाकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहां पर ये एक सारिका चौधरी का एक ट्वीट है कि दिल्ली का पानी रोकने वाली बीजेपी के हरियाणा भवन के बाहर आप महिला विंग ने दिल्ली के हक के लिए किया विरोध प्रदर्शन। अपने हक के लिए पूरी दिल्ली सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी और हरियाणा से अपने हक का पानी लिया जाएगा। इधर इतने ट्वीट इनके आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि ये कितने घबराए हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल है जिस पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हरियाणा की बीजेपी सरकार इस पानी को दिल्ली नहीं पहुंचने दे रही। बीजेपी को अपनी नकारात्मक राजनीति तुरंत बंद कर देनी चाहिए और चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए दिल्ली के हक का पानी तुरंत छोड़ देना चाहिए। चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए कौन सा सबक? दिल्ली की सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हरियाणा की फिर भी 5 सीटें जीत ली। तो सबक किसको लेना है? जिनका हरियाणा में खाता नहीं खुला, जिनका दिल्ली में खाता नहीं खुला, जिनका गुजरात में खाता नहीं खुला, पंजाब में भी 13 में से केवल 3 सीटें जीती। तो सबक भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। ये इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने फ्रस्ट्रेशन आजकल निकालने में लगे हुए हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी आने वाले भविष्य की कठिन चुनौतियों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। उनको लग रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अब जेल में हैं और किसी भी समय अब दिल्ली सरकार पर भी बर्खास्तगी की तलवार लटक सकती है, तो इसलिए फिर से अपने उसे पूरे पुराने रूप स्वरूप में आ जाइए, सड़कों पर निकलिए, संघर्ष करिए, लोगों को बरगलाइए और जो जनाधार खिसक गया है उसको किसी तरीके से रोका जाए या फिर से प्राप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट चले गए थे ये अभिषेक मनु सिंघवी, एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी एक्चुअल में इनको फटकार पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको वो भी एक नज़र दिखा देता हूं। इससे आपको पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे कितनी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि हमें हल्के में लेने की भूल ना करें आप लोग। इस पर हेडलाइन ही ये लगी है, इंडिया टीवी की न्यूज़ है कल की, कि हमें हल्के में ना लें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट याचिका पर केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। और इसमें जो मसला था वो ये था, मैं आपको इंट्रो और एक पैरा पढ़ करके बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हल्के में मत लीजिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर न करने पर यह फटकार लगाई। याचिका में हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ दे। मतलब अजीबोगरीब तरीके से ये याचिका लगाई गई जैसे हरियाणा जो है वो हिमाचल के द्वारा छोड़े गए पानी को रोक करके बैठ गया हो। तो इसमें सुधार करने की मांग की गई थी और याचिका में इन्होंने सुधार नहीं किया और अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे ही पहुंच गए थे वहां पर।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की दायर याचिका में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे स्वीकार नहीं किए जा रहे। आपने त्रुटि को ठीक क्यों नहीं किया? हम याचिका खारिज कर देंगे। पिछली तारीख पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, फिर भी आपने त्रुटि को दूर नहीं किया। अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लें, चाहे आपका मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, 12 जून को अब इसकी सुनवाई होगी, यानी कल। उन्होंने कहा कि आपने इतनी फाइलिंग कर रखी है, उसको स्वीकार नहीं की जा रही है। आप सीधे कोर्ट को कई दस्तावेज सौंपते हैं और फिर कहते हैं कि साहब आपके पास पानी की कमी है, आज ही आदेश पारित कर दीजिए। आप सभी तरह की अत्यावश्यकता का हवाला देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड में आने दें। हम इस पर परसों सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अखबारों में बहुत सी बातें छप रही हैं। अगर हम अपने आवासीय कार्यालय में फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो अखबारों में जो कुछ भी छप रहा है उससे हम प्रभावित होंगे। ये किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हालत है इनकी। अच्छा, हर मामले को लेकर के ये सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। दिल्ली में अगर पानी की कमी है तो क्या दिल्ली सरकार ने, इतने सालों से हम देख रहे हैं हर गर्मियों में यही होता है, तो क्या दिल्ली सरकार ने आज तक इस कमी को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर कोई प्रयास किया? ये हमेशा हिमाचल को कोसते हैं, हरियाणा को कोसते हैं, केंद्र सरकार को कोसते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी राजनीतिक आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि ये अब पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।